हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस सेंटर। मैं कांत सिंह, सक्सेस सेंटर ई लर्निंग सिस्टम पर आपका मैथ्स रीजनिंग एजुकेटर। पिछली सीरीज में हम अनुपात के बारे में बहुत बार चर्चाएं किए हैं। 8-9 क्लासें पिछली हमारी हुई हैं जिसमें अनुपात के बेसिक टू एडवांस लेवल के सवालों पर हमने चर्चा की है। उसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाते हुए समानुपात के बारे में चर्चा करेंगे कि समानुपात क्या है और ये किस रूप में काम करता है, कहाँ कहाँ इसके कैसे कैसे यूज होते हैं। बहरहाल एक चीज मैं पहले बता दूं, इस समानुपात के दो चरण होते हैं। वैसे एक चरण अक्सर किताबी ज्ञान में मिलता है जिसको आज हम पढ़ेंगे, किताबों में अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आज का भी जो कम से कम पार्ट है उसको मैं रेलवे के अधीन जो परीक्षाएं आती हैं उन सबको आधार मान के मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी एसएससी जैसी परीक्षाओं में भी ये यूजफुल होगा। साथ में ही इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसके लिए दूसरा सीरीज होगी, दूसरा वीडियो होगा, उस पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले केवल आज इस समानुपात पर बात करेंगे जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसकी जो विस्तृत चर्चा होगी और दुर्लभ कैटेगरी के प्रश्नों के साथ होगी और बेसिक टू एडवांस लेवल के सारे अपने सवाल होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि एक्चुअल में समानुपात है क्या। पहले तो इसी पर बात करते हैं कि समानुपात होता क्या है। टॉपिक है अपना समानुपात। ठीक है, समानुपात एक तरह से जैसे अनुपात होता है उसी का दूसरा रूप है। समानुपात होता है कोई भी दो अनुपातों के बीच के संबंध को, कोई भी दो अनुपातों के बीच का जो संबंध होता है वो जो निश्चित संबंध होता है वही एक तरह से क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। इससे पहले अपने पिछली क्लास तक हमने रेशियो पढ़ा, अनुपात के बारे में हमने चीजें पढ़ी और अनुपात के लिए मैंने आपको यह बताया था कि अनुपात क्या होता है, कोई भी दो राशियों के बीच का जो संबंध होता है वो अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए आप ये कहें कि ए बी का दुगुना है। अगर मान लीजिए मैं कहूं ए का मान बी का डबल है या फिर 5 गुना है, मान लीजिए ए के पास बी की 5 गुना राशि है, तब आप ये कहेंगे कि अगर बी के पास 1 रुपया है तो ए के पास 5 गुना राशि है, बी के पास कितनी राशि होगी, 5 गुना राशि होगी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इनके बीच में आपस में स्थायी संबंध बन चुका है अब, कि जैसे अगर ए और बी का मान 5:1 है तो अब ये 5:1 के रूप में बंधे रहेंगे। भले ही आप इसकी वैल्यू 10 कर दो तो इसकी वैल्यू मजबूरीवश आपको कितनी बनानी पड़ेगी, 50 बनानी पड़ेगी, क्योंकि ए और बी 5 गुना के संबंध में बंधे हुए हैं। अगर आपने इसकी राशि को 1000 बनाया तो मजबूरीवश आपको इस राशि को कितने में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी इनका जो संबंध है आपस में, जो शुरुआती दौर में संबंध कहा गया था, वो इक्वल होगा। और यही चीज जो होती है ये अनुपात कहलाता है। और अनुपात होता है केवल दो राशियों के बीच का संबंध होता है। इसीलिए आप जानते होंगे, मैंने पिछली क्लासों में बताया कि अनुपात को 5 अक्ष और अक्ष के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि ये किसी न किसी संख्या के द्वारा गुणा होकर जरूर नई संख्या डेवलप करते हैं, लेकिन इनके बीच का जो संबंध होता है वो 5:1 है, तो 5:1 ही रहेगा। ये चीज होता है समानुपात में, कि समानुपात दो अनुपातों को आपस में बांधता है। अनुपात दो राशियों को बांध रहा था, समानुपात दो अनुपातों को बांधेगा आपस में। दो अनुपातों को बांधने का मतलब जो संबंध इन दो अनुपातों में होगा 101% वही संबंध इन अनुपातों में होगा। अगर ये दो अनुपात 3:5 के अनुपात में है तो ये अनुपात भी 3:5 के अनुपात में ही होना अनिवार्य है। इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, समानुपात के नाम से जाना जाता है, कि समानुपात दो अनुपातों को समान रूप से बांधे रखता है। बहरहाल इस समानुपात का मतलब है A/B बराबर C/D। समानुपात का जो साइन होता है वो ये 4 बिंदुओं के रूप में होता है, जिसे आप ये कह सकते हैं C/D के रूप में है। ठीक है, A/B समानुपात C/D कह सकते हैं। आप जानते हैं, मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूं कि अनुपात एक तरह से भाग का ही हिस्सा है। इस भाग को ही अनुपात के रूप में लिखते हैं या अनुपात को ही भाग के रूप में लिखते हैं, तो इसको A/B को A/B भी लिखा जाता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसे A/B समानुपात को बराबर हम लिख ही सकते हैं और C/D लिख सकते हैं? तो ये भी इसका एक रूप है। मोटा मोटी मैं ये कह सकता हूं, आप ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए और ये लिख दीजिए, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। अब अगर चौथे की हम बात करें, सब लोग ध्यान से सुनिएगा,
अगर चौथी बात करें तो थोड़ा सा एक बात सोचना, आपको पता होगा, यकीनन इस बात का पता होगा कि कहीं भी दो भिन्नों को अगर गुणा करना होता है, 3 बटा मान लो कि x + 5 है, या फिर मान लीजिए 3 है, 3/5 है, माफ कीजिए 3/5 है, अगर दो भिन्नों को हल करना हो तब आप वज्र गुणा भी तो करते हैं कि नहीं करते हैं, तो 5x = 3y लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, और ऐसा लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करके अगली स्टेप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ स्टेप्स ली हैं, तो आप पाएंगे कि इधर से तो हो जाएगा क्या, AD, और बराबर इधर किसके हो जाएगा, BC के। तो मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि AD बराबर किसके होता है, BC के होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा सब लोग, AD बराबर किसके होता है, BC के होता है। क्या A ये वाला ही A है और क्या D ये वाला ही है? इसका मतलब दोनों बाहर वाले पदों का गुणनफल हुआ है क्या ये? आप कहेंगे हाँ सर। क्या B ये वाला ही है और C ये वाला ही है? तो क्या B और C दोनों ये वाले ही हुए हैं क्या, B और C? तो आप ये कह सकते हैं, और यहीं से वो बात निकल के आती है जिसको आज तक आपने सुन रखा है कि अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है। सुना है कि नहीं सुना है? अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल हो रहा है। आप देख लो, अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं, यहां से जो कंसेप्ट निकलता है वो ये निकलता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल होता है। अंतः पदों का गुणनफल होता है, ठीक है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल होगा। 100 बातों की एक बात इतना ही ध्यान रखें, जब भी अनुपातों को इक्वल बनाओ, दोनों अंदर वाले पद बाहर वाले दोनों पदों के इक्वल होंगे। जैसे आप ये कह सकते हैं यहां से कि अगर कहीं भी, सब लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी ऐसा लिखा है कि m/n बराबर x/y लिखा हुआ है, या समानुपात के रूप में ये लिखा हुआ है कि m/n अनुपात x/y लिखा हुआ है, तो आप यहां से कह सकते हैं आराम से कि ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। अंतः पद और बाह्य पद आपस में इक्वल बनेंगे, तो आप ये कह सकते हैं my अनुपात बराबर nx के होगा। my अनुपात किसके होगा, nx के होगा। ये होता है आपका समानुपात, इसी को समानुपात कहते हैं। अब इस समानुपात के पद होते हैं, उन पदों पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे, ठीक है। इस समानुपात के पद क्या क्या होते हैं, किसको किस नाम से जाना जाता है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट अगर प्रोसेस पर हम बात करें तो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ठीक है। इसमें ये जो आपका पहला पद आप देख रहे हैं, इसको फर्तमानुपाती के नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप फर्तमानुपाती के नाम से, ठीक है। पहला पद, ये जो मध्य के दोनों पद होते हैं, ये दोनों पद मध्यानुपाती के नाम से बोलते हैं। इसका मतलब आप यूं दिमाग में बिठा लीजिए कि मध्यानुपाती जो होता है, मैंने कहा दोनों जो पद होते हैं वो मध्यानुपाती के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि मध्यानुपाती जो होता है वो बीच वाले दो पद होते हैं। फिर से कह रहा हूं, मोटा मोटी आप ये कह दीजिए कि समानुपात के दोनों तरफ के जो पद होते हैं, ये दोनों तरफ के पद ही किस नाम से जाने जाते हैं, मध्यानुपाती के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो चौथा पद होता है, इस चौथे पद को तृतीयानुपाती भी कहते हैं और चतुर्थ अनुपाती भी कहते हैं। इसको तृतीय अनुपाती के नाम से भी जाना जाता है और चतुर्थ अनुपाती के नाम से भी जाना जाता है। कब तो इसको चतुर्थ अनुपाती जानते हैं, तृतीय अनुपाती बोलते हैं, कब इसको चतुर्थ अनुपाती बोलते हैं, उस पर तो अब हम बात करेंगे आगे डिटेल से। लेकिन सबसे पहले वापस अपने मुद्दे पर आते हैं, और अपना मुद्दा यह था कि पहला पद फर्तमानुपाती कहलाएगा, दूसरा पद जो है वो दूसरा और तीसरा पद, मतलब जो बीच वाले पद हैं, ये मध्यानुपाती कहलाते हैं। ये मध्यानुपाती एक जैसे भी होते हैं और ये मध्यानुपाती अलग अलग भी होते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये मध्यानुपाती एक जैसे भी होते हैं और अलग अलग भी होते हैं, और इसी पर डिपेंड करता है ये सब ये चौथा पद जो है वो तृतीय अनुपाती कहलाएगा या चतुर्थ अनुपाती कहलाएगा। ये डिपेंड करता है पूरी तरह से मध्यानुपाती पर, कि मध्यानुपाती अलग अलग है या एक जैसे हैं। वो उसी के अकॉर्डिंग चौथे पद को बोला जाता है, इसका शब्द यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, और आपका सबसे पहला तो है फर्तमानुपाती, ठीक है। फर्तमानुपाती सिंपल सी मतलब है
कि फर्तमानुपाती आपका पहला जो अनुपात होता है वही फर्तमानुपाती होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं भी अगर ये कहे कि फर्तमानुपाती निकालना है, ठीक है, 3 संख्या दे दी आपको, ये कहे एबीसी का फर्तमानुपाती बताइए। एबीसी का फर्तमानुपाती बताने का मतलब सिंपल सा आप ये कहिए कि पहला पद तो खाली छोड़ना है क्योंकि पहला पद बताना है, फिर ए समानुपात बी समानुपात अनुपात सी लिखिए, ठीक है। फर्तमानुपाती अगर कभी भी पूछा जाए तो फर्तमानुपाती का मतलब होता है कि आपको पहला पद खाली छोड़ना है, जो दिए गए पद है उनको आगे लिख देना है और इक्वल बना देना है, ठीक है। ओके, इसी के लिए अब एक चीज और है, दूसरा मैं एक बार लिख देता हूं ताकि इस फर्तमानुपाती की एक बात को और सीख पाए, ठीक है। यहां से दूसरा पद आता है आपका मध्यानुपाती, ठीक है। अब सुनिएगा सब लोग, मध्यानुपाती जो होता है वो एक जैसा भी होता है और अलग अलग भी होता है। बात को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मध्यानुपाती दो प्रकार के होते हैं। मध्यानुपाती, सबसे पहला अगर मध्यानुपाती बोलूं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। मध्यानुपाती दोनों अलग अलग हो सकते हैं। और अगर समानुपाती के लिए बोलूं तो समानुपाती, ये दोनों ही, मध्यानुपाती के माफ कीजिएगा, दोनों समान भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। फिर से मेरी बात को रिपीट कर रहा हूं और आप ध्यान से सुनना। मैंने बात मध्यानुपाती की है। मध्यानुपाती दो प्रकार के हो सकते हैं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं और दोनों समान भी हो सकते हैं। अलग अलग का मतलब क्या है, समान होने का क्या मतलब है, वही सुनिएगा। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगर मान लीजिए मैं पहली बात बोलूं, ठीक है, कि हमारे पास यहां दिया गया है, ऐसे होगा कि एबीसी 3 संख्या, केवल हमारे पास ए बी सी संख्या दे रखी है, केवल 3 ही संख्या दे रखी है एबीसी। अब इसको अगर मैं कहूं ये वितत अनुपात में है, मतलब इसको बोलते हैं वितत अनुपात। अगर ये कहें कि ये वितत अनुपात में है, फिर से सुनो मेरी बात को, अगर मैं ये कहूं कि एबीसी वितत अनुपात में है, वितत अनुपात में का मतलब है कि तीनों एक तरह से अनुपातों के रूप में लिखी हुई है, समानुपात में है, तब आप ये लिखेंगे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। यहां ध्यान रखें, ये तो एग्जाम्पल हो गया कि दोनों मध्यानुपाती समान है, समान मध्यानुपाती का एग्जाम्पल है ये। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखें, अगर केवल हमारे पास 3 संख्याएं वितत अनुपात में दे रखी हैं, तब आप दिमाग में अच्छे से बिठा लेना कि यहां जो मध्यानुपाती है वो समान है। पहला तो पहला पद है, अंतिम अंतिम पद है। अब बची बात मध्यानुपाती की, मैंने कहा मध्यानुपाती समानुपात के दोनों तरफ का पद मध्यानुपाती कहलाता है, दोनों तरफ का पद मध्यानुपाती कहलाता है। और मध्यानुपाती यहां जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होंगे या एक जैसे होंगे, तो वो 3 पद ही हैं केवल ये। और अगर 3 पद हैं तो आप गैस कीजिए इस बात को कि तीनों पद वितत अनुपाती में है तो मध्यानुपाती एक जैसा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये कह दे ए बी सी डी, ये 4 संख्या दे दे, ठीक है, तब आपको इनको समानुपात में लिखना हो तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसमें आप देखो तो इसमें आप देखेंगे कि जो मध्यानुपात है वो दोनों क्या है, अलग अलग हैं। ध्यान से सुनना, इसमें जो मध्यानुपात हैं वो दोनों क्या है, अलग अलग हैं। और इसका एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, हाँ जी ये है इसका एग्जाम्पल। दोनों अलग अलग मध्यानुपाती हो सकते हैं तो आप देखते ही अंदाजा लगाएंगे कि हाँ दोनों मध्यानुपाती अलग अलग हैं। और दोनों समान हो सकते हैं, आप देखते हैं अंदाजा लगाएंगे कि दोनों क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। देन आप ये आराम से कह सकते हैं कि 3 संख्या दी गई है, तब आप समझ लेना ए पहला पद है, सी लास्ट का पद है और बी आपका मध्यानुपाती है। अगर ये कहता है कि वितत अनुपात में है तब, अगर कहे एबीसीडी वितत अनुपात में है तब आप कहो ए पहला पद है, बी और सी दोनों मध्यानुपाती हैं जो अलग अलग है, और डी हमारे यहाँ लास्ट का पद है। ये होते हैं आपके मध्यानुपाती। इन मध्यानुपातियों के आधार पर वापस फर्तमानुपाती पर आते हैं। मैं कहूं कि ये तीनों अगर संख्याएं वितत अनुपात में है तो बताओ इनका फर्तमानुपाती क्या होगा। तो अगर एबीसी का फर्तमानुपाती याद करना है, इसका मतलब पहला पद खाली छोड़ो और आगे 3 लिख दो। लेकिन अगर आपको यह कह दिया जाए कि ए और बी का फर्तमानुपाती लिखो, अगर ये कह दिया जाए कि ए और बी का फर्तमानुपाती लिखो, तब भी आपको क्या करना है, फर्तमानुपाती का मतलब पहला पद खाली छोड़ना है। पहला पद क्या करना है, खाली छोड़ना है, अनुपात। अब अगर दो ही संख्या दे रखी है तब आप समझ जाना कि मध्यानुपात क्या है, यहां समान है। तो ए अनुपात ए और बी आपका अंतिम पद होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फर्तमानुपातियां दो तरीके से आपको परीक्षा में पूछ सकता है।
फर्तमानुपाती ये कह सकता है कि एबीसी का फर्तमानुपाती बताओ, तो आप कह दो क्वेश्चन मार्क अनुपात, पहला पद फर्तमानुपाती होता है दोनों कंडीशन में, बस एबीसी। यहाँ मध्यानुपात अलग अलग है, यहाँ मध्यानुपात एक जैसे हैं, ए अनुपात बी, ए अनुपात समानुपात ए अनुपात बी, यहाँ फर्तमानुपाती। ठीक है, तो ये तो होता है आपका फर्तमानुपाती, जो दो तरीके से हो सकता है। मध्यानुपाती के बारे में मैंने बताया कि मध्यानुपाती क्या होता है। मध्यानुपाती दोनों बीच समानुपात के दोनों साइड वाले टर्म जो होते हैं वो मध्यानुपाती कहलाते हैं। ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और ये दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं। दोनों अलग अलग कब होंगे? जब चार संख्याएं समानुपात में होंगी तब दोनों अलग अलग कहलाएंगे। अगर तीन संख्याएं समानुपात में हैं या वितत अनुपात में हैं तब ये दोनों क्या होंगे? एक जैसे होंगे। इसी के आधार पर इन्हीं सब कुछ मध्यानुपाती पर डिपेंड करता है, तीनों चीजें मध्यानुपाती पर डिपेंड करती है। तीसरा आता है यहां तृतीय अनुपाती। तीसरा आता है आपका तृतीय अनुपाती। सब ध्यान दीजिएगा, अगर तृतीय अनुपाती की बात करें तो मैंने एक बात ऊपर लिखी है, आप सोचो, डी को भी मैंने तृतीय अनुपाती भी बोला है और डी को मैंने चतुर्थ अनुपाती भी बोला है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर कब तो ये चतुर्थ अनुपाती होता है और कब ये आपका तृतीय अनुपाती होता है। दोनों बात उठती है कि सर किस कंडीशन में तो आपका ये तृतीय अनुपाती होगा और किस कंडीशन में आपका ये चतुर्थ अनुपाती होगा। तो सर ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये भी डिपेंड करता है आपका 100 का 100% किस पर? अंतिम पद पर। यहां देखो, ये तृतीय अनुपाती कहलाएगा या चतुर्थ अनुपाती कहलाएगा? तो ध्यान दें, अगर दोनों अनुपात एक जैसे हैं तब तो कहलाएगा ये तृतीय अनुपाती। सुनना ध्यान से, अंतिम पद जो है वो कहलाएगा क्या नाम से? देखो यहां तृतीय अनुपाती कहलाएगा, सी क्या कहलाएगा? तृतीय अनुपाती कहलाएगा। आराम से देखो, अगर दोनों समान हैं तब तो कहलाएगा तृतीय अनुपाती, और अगर ये दोनों अलग अलग हैं तब क्या कहलाएगा सर? चतुर्थ अनुपाती कहलाएगा। यहाँ डी क्या कहलाएगा? आपका चतुर्थ अनुपाती, और यहाँ सी क्या कहलाएगा? तृतीय अनुपाती। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तृतीय अनुपाती बोले तब भी आपको या तो चौथा पद ही याद करना है, अगर तृतीय अनुपाती बोले तब भी आपको चौथा ज्ञात करना है, चतुर्थ बोले तब भी आपको चौथा ज्ञात करना है, तृतीय बोले तब आपको अच्छे से पता है कि केवल तीन पद मिलेंगे। केवल क्या मिलेंगे? तो हाँ, तीन पदों सर, पूरा तीन पदों पर आधारित होगा। और अगर चतुर्थ अनुपाती पूछा है तो पूरा का पूरा किस पर आधारित होगा? चार पदों पर आधारित होगा। पूरा किस पर आधारित होगा? चार पदों पर आधारित होगा। अब एक चीज सोचो, अगर मैं चतुर्थ तृतीय अनुपाती, यहां तृतीय अनुपाती मुझे फाइंड आउट करना है, अगर तृतीय अनुपाती को मैं गायब कर दूं तो पीछे ए और क्या बचेगा? बी बचेगा। और अगर मैं चतुर्थ अनुपाती को यहां से गायब कर दूं तो पीछे ए बी और क्या बचेगा? सी बचेगा। तो पर्सन कैसे लिखा हुआ मिलेगा? पर्सन कहेगा ए व बी का चतुर्थ, सॉरी माफ कीजिए, तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। ए व बी का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तृतीय का नाम पर भी आपको चौथा ही ज्ञात करना है, चतुर्थ के नाम पर भी आपको चौथा ही ज्ञात करना है। तृतीय के नाम पर आपको क्या ज्ञात करना है? चतुर्थ चौथा पद ज्ञात करना है। लेकिन जैसे ही तृतीय बोले तो दो ही पद देगा आपको कि ए व बी का तृतीय अनुपाती बताओ, तो आप कह देना ए बी समानुपात बी खाली स्थान। अगर आपको चतुर्थ अनुपाती बोले, मैं कह रहा हूं ए और बी देगा, तो आप ऐसे लिखोगे ए और बी मिलेगा, केवल ए व बी का चतुर्थ तृतीय अनुपाती बताओ, तब आप कहेंगे कि ए अनुपात बी समानुपात बी खाली स्थान। ठीक है, आप ये समझ जाना, तृतीय अनुपाती मतलब बीच वाले पद एक जैसे हैं। चतुर्थ अनुपाती बोलेगा तब आपको तीन पद देगा, ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती बताओ। तो ए बी सी का अगर चतुर्थ अनुपाती बताना है तो आप बोलना ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात खाली स्थान। ठीक है, क्या करोगे सर? खाली स्थान। फिर से सुनना सब लोग, सी अनुपात खाली स्थान। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो यह फर्क होता है इन सारे पदों के बारे में, केवल ये चार ही पद होते हैं। इस मध्यानुपाती को आनुपातिक औसत के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इसको आनुपातिक औसत के नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है आनुपातिक औसत। इसलिए अगर कभी भी, ये रेलवे का शब्द है, रेलवे ऐसे सवालों को शब्दों को इस्तेमाल करता है, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ आता है कि आनुपातिक औसत ज्ञात कीजिए, इसका मतलब आप कह दीजिएगा कि क्या ज्ञात करना है आपको? मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो ये टोटल था आपका मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, जो भी आप सोचते हैं वो। ठीक है, अब आगे आते हैं, एक एक को फिर से हम डिटेल से लिखेंगे और इनके सवाल एक एक देखेंगे, फिर प्रीवियस एग्जाम्स पर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सर फर्तमानुपाती। इसके लिए आपको जैसे ये कह सकता है पहला सवाल, ठीक है, कि मान लीजिए 8, 12, 15 का फर्तमानुपाती क्या होगा?
8, 12, 15 का फर्तमानुपाती क्या होगा। तब आप तुरंत माइंड करेंगे इस सवाल को कि फर्तमानुपाती का मतलब पहला पद हमें खाली छोड़ना है, 8 समानुपात 12 अनुपात 15। ठीक है, आपको अच्छे से पता है अंत पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। क्वेश्चन मार्क गुणा 15 बराबर 8 गुणा कितना होगा सर, 12 होगा। यही होता है कि नहीं होता है। आप ये कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क बराबर 8 गुणा 15 बटा कितना, सॉरी 8 गुणा 12 बटा कितना होगा 15। बोलो हाँ या ना, आराम से सुनो। 8 बटा 12 गुणा कितना होगा 15। अंतः पदों का गुणनफल बराबर किसके होता है, बाह्य पदों के गुणनफल के होता है। तो अंतः पदों का गुणनफल किया तो 12 गुणा 8 आया, बाह्य पदों का गुणनफल किया तो आप कह दो सर क्वेश्चन मार्क गुणा 15 बराबर 8 गुणा 12। हमें क्वेश्चन मार्क का मान चाहिए, 15 का उठाकर भाग लगा दो, 12 गुणा 8 बटा कितना होगा 15। अगर हम इसे काटना चाहें तो 5 3 कितना होगा सर 15 और 4 3 कितना होगा 12। 800 का कितना होगा सर 32, 32 में किसका भाग देना है 5 का, 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 4। आप कह दीजिए सर आंसर जो होगा वो कितना होगा 6.4 होगा। 3 से काटेंगे 5 3 15 होगा, 4 3 12 होगा। तो आप कह दीजिए 800 का 32 बटा 5 अर्थात 6 पॉइंट कितना होगा 4। तो ये एक तरह से फर्तमानुपाती का एग्जाम्पल है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यहीं से एक थोड़ी सी जगह लेते हुए इसी जगह खत्म करूंगा। इससे नेक्स्ट जो पार्ट है अपना उसको भी यही खत्म कर रहा हूं। देखना सब लोग, अगर मान लीजिए ये कहे कि 12 व मान लीजिए 18 का फर्तमानुपाती बताइए। अब इसमें भी आपको फर्तमानुपाती कह सकता है। ठीक है, फर्तमानुपाती का नाम से आप बस इतना ही गेस कीजिए कि आपको पहला अनुपात बताना है, इसका मतलब पहला खाली छोड़ना है। अनुपात 12 समानुपात 12 अनुपात कितना कह सकते हैं आप 18 कह सकते हैं। आप कहिए, यहां देखिएगा इसमें और इसमें फर्क क्या है दोनों सवालों में। इसमें 3 पद दिए थे, इसमें कितने पद दिए हैं 2 पद दिए हैं। तो आप यहां लिखेंगे खाली स्थान या क्वेश्चन मार्क बराबर सॉरी क्वेश्चन मार्क अनुपात 8 समानुपात 12 अनुपात 15। यहां इसका अर्थ है कि मध्यानुपाती दोनों अलग अलग है, इसका मतलब है कि मध्यानुपाती दोनों एक जैसे हैं। आप इससे अंत पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल से अगर बनाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क बराबर सॉरी क्वेश्चन मार्क गुणा 18 बराबर 12 गुना कितना होगा 12। आप कह सकते हैं कि 12 गुना 12 बटा कितना होगा भाई 18। 12 12 144, 18 9 144। आप कह दीजिए आंसर कितना होगा 9। तो ये तो था आपका पहला फर्तमानुपाती क्या होता है, इस पर कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अब आइए मध्यानुपाती, एक एक के बारे में लिखेंगे फिर हम चलेंगे आगे। दूसरा अगर हम बात करें मध्यानुपाती, ठीक है, मध्यानुपाती क्या होता है। मध्यानुपाती का मतलब होता है, मध्यानुपाती कह दीजिए या इससे आप आनुपातिक औसत कह दीजिए। मध्यानुपाती कह दीजिए या फिर क्या कह दीजिए आनुपातिक औसत कह दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, मध्यानुपाती या आनुपातिक औसत क्या होता है। मध्यानुपाती मैंने पहले ही बताया है। जैसे एक एग्जांपल तो डायरेक्ट ही लेते हैं, मैं ये कह दूं अक्ष व वाई का मध्यानुपाती बताइए। एक एग्जांपल में डायरेक्ट लेता हूं कि अक्ष व वाई का मध्यानुपाती बताइए क्या होगा। तो आप ये कहेंगे कि सर अक्ष और अगर वाई का मध्यानुपाती बताना है तो मध्यानुपाती का मतलब बीच वाला। आइए वापस पीछे की स्लाइड को देखिए आप लोग। ठीक है, यहाँ देखिए मध्यानुपाती, ये रहा मध्यानुपाती। मध्यानुपाती दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं। एक जैसे कब होंगे, अलग अलग कब होंगे। ध्यान दें, अलग अलग होंगे तो आपको क्या मिलेगा 3 पद मिलेंगे यहाँ से अलग अलग ए बी सी डी। यहां से देखो बी और सी अलग अलग पद हैं। अगर दोनों एक जैसे हैं तो आप कहिए ए बी सी, जहां बी मध्यानुपाती है। ठीक है, अगर फाइंड आउट करना है तब आपको ये दोनों ज्ञात करने हैं और इधर ये एक ही ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुनिए, अगला हमें कहता है कि मध्यानुपाती बताइए, मतलब समानुपात के दोनों तरफ के जो होते हैं मध्यानुपाती होता है। सुनना ध्यान से, मध्यानुपाती मतलब समानुपात के दोनों तरफ के पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्या होगा अक वाई होगा और ये क्या होगा बताओ अक्ष होगा। यही होता है आपका मध्यानुपाती ज्ञात करना। अक्ष अनुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात वाई। ठीक है, दैट्स मध्यानुपाती या आनुपातिक औसत। आप इसको इससे गुणा कीजिए, इसको इससे गुणा कीजिए। तो आप कहिए क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क से गुणा करेंगे तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर होगा बराबर अक्ष गुणा वाई होगा किसी भी संख्या का। बोलो हाँ या ना, आराम से सोचो कि क्या ऐसा ही होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क से गुणा करेंगे तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर होगा बराबर अक्ष को वाई से गुणा करेंगे तो अक्ष वाई होगा। अगर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हटाना है तो सामने वाली संख्या का अंडर रूट कर दीजिए
और अगर सामने वाली संख्या का अंडर रूट करेंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, अक्स वाई का अंडर रूट। इसका मतलब 100 बातों की एक बात ये कह सकते हैं कि अगर कहीं भी आपको कोई दो संख्या दे रखी है और उन दो संख्याओं का मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो दोनों का गुणा करके अंडर रूट कर दो। बोलो यही आया है क्या? आराम से देखो, क्या यही कंसेप्ट निकला है क्या कि कहीं भी अगर दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, ये दो संख्याएं माफ कीजिए आपको दे रखी है, दोनों को गुणा करके अंडर रूट कर दो, यही अनुपातिक औसत या मध्यानुपाती के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहाँ आगे अगर हम देखें, आगे देखिए, अगर मान लीजिए ये तो अक्स और वाई था, अगर हमें कोई भी संख्या दे देता है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या दिया है कि एक तो दे दिया 32 व 8 का मध्यानुपाती बताइए क्या होगा, 32 व 8 का मध्यानुपाती बताइए क्या होगा। तो आप ये कह सकते हैं डायरेक्ट ही 32 गुणा 8 का अंडर रूट ही मध्यानुपाती होगा। तो आप ये कह सकते हैं 16 गुणा 16 बोले तो आंसर कितना हो जाएगा, 16 होगा। 16 गुणा 16 का अंडर रूट कर दीजिए, 32 8 256 का अंडर रूट कितना होगा, 16। आप ये भी कह सकते हैं, आप इसको डिटेल से लिखना चाहते हैं तो डिटेल से लिख कर भी आप लिख सकते थे कि 32 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात कितना होगा 8, अंतर पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर 32 गुणा कितना होगा 8, अर्थात क्वेश्चन मार्क बराबर अंडर रूट 32 गुणा कितना होगा 8, और 32 8 256, 256 का अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका 16 होगा। थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, इस 32 गुणा 8 को क्या लिख सकते हैं, हमारे यहाँ 32 गुणा 8 था, जरूरी नहीं है आप गुणा ही करें, आप ये भी कह सकते हैं 16 गुणा 2 गुणा 8 का अंडर रूट भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं 16 गुणा 16 हो जाएगा, 16 गुणा 16 का अंडर रूट जो है वो 16 ही आएगा। आप ये भी एक तरीका था, इस तरीके से भी आप सवालों को लगा सकते थे। तो ये था आपका मध्यानुपाती। अब आता है तीसरा, और तीसरा आता है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती से रिलेटेड सवाल कैसे पूछे जाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। तृतीय अनुपाती के लिए कुछ नहीं होता है, तृतीय अनुपाती का मतलब भी चौथा पद याद करना ही होता है, मैंने बार बार बोला है आप लोगों को। बस तृतीय अनुपात में यह कहेगा कि ए व बी का, ए व बी का चतुर्थ अनुपाती, माफ कीजिए तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तीसरा समानुपाती भी बोलता है इससे, तीसरा समानुपाती ज्ञात कीजिए, ये भी कह देता है। अब एक चीज देखो, जैसे तृतीय अनुपाती आपके दिमाग में आया, आपने ये फाइंड आउट कर लिया होगा, आपका दिमाग वहां चला गया होगा कि तृतीय अनुपाती है मतलब सीधी सी बात है मध्यानुपाती समान है। आपका दिमाग इस ओर गया होगा कि मध्यानुपाती क्या है, समान है, क्योंकि मैंने बताया था अगर तृतीय अनुपाती पूछा है तो भी इसका मतलब चौथा अनुपात है। देखिए पीछे की स्लाइड अगर आप देखें तो पीछे की स्लाइड में हमारे यहाँ चर्चा हुई थी जब डिटेल से, तब मैंने बताया था कि तृतीय अनुपाती पूछे तब भी इसका मतलब चौथा पद ही ज्ञात करना है टोटलों में से, और चतुर्थ अनुपाती पूछे तब भी क्या करना है, आपको चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप आराम से देख सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो आपके माइंड में आ गया होगा कि तृतीय अनुपाती मतलब मध्यानुपाती समान है, और अगर मध्यानुपाती समान है तो आप ये देखिए कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात खाली स्थान। याद रखें अगर चौथा अनुपात पूछा है तो भी चौथा ही पद खाली होगा, और तृतीय अनुपात पूछा है तो भी क्या होगा, चौथा ही अनुपात खाली होगा। आप कह सकते हैं सर अंतर पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के इक्वल होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क गुणा ए बराबर बी गुणा क्या होगा बी। आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क बराबर बी स्क्वायर बटा क्या होगा ए। तो इसका मतलब अगर आपको कहीं भी कहे कि तृतीय अनुपाती बताइए तो तृतीय अनुपाती होगा बी स्क्वायर बटा ए के बराबर होगा। किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर बटा ए के इक्वल होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं तृतीय अनुपाती पूछे तो बाद वाले संख्या का वर्ग करके पहली संख्या का भाग भी दे सकते हैं। बहरहाल याद रहे तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं रहता है तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। देखें एक बार सभी लोग, जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या अगर हमें दे देता है कि 15 व 35 का, या मान लीजिए कि कोई संख्या 15 की जगह लीजिए 12, 12 व 15 का तीसरा समानुपाती क्या है। ठीक है, 12 व 15 का तीसरा समानुपाती क्या है, अगर आपको ये कहता है तो जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग।
12 व 15 हमें कहा और इसका कौन सा अनुपाती कहा, तीसरा समानुपाती कहा। तो आप ये कहेंगे कि 12 अनुपात 15 समानुपात 15 खाली स्थान, तीसरे का मतलब भी चौथा। अंतः पद बाह्य पद के बराबर होगा, क्वेश्चन मार्क गुणा 12 बराबर 15 गुणा किसके होगा, 15 के। उठा के भाग लगाइए, 15 गुणा कितना होगा सर, 15 बटा कितना हो जाएगा सर, 12। बोलो हाँ या ना। आप ये कह दीजिए कि 5 3 कितना होगा, 5 3 15 और 4 3 12, यही होता है क्या। तो आप कह दीजिए सर 75 बटा कितना होगा 4, 18 पॉइंट कितना हो जाएगा सर 75, होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप संख्या निकाल सकते हैं, गुणा देख लीजिए, 18 चौके 72 बचेगा 3 बटा 4, 18.75। तो आप आराम से इस प्रकार से संख्याओं को देख भी सकते हैं और संख्याओं को कह भी सकते हैं। ये तीसरा अनुपातिक निकाल सकते हैं, 15 का स्क्वायर बटा 12 भी आप कर सकते थे, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट अगर सवाल देखें और चौथे नंबर पर हम बात करें, फिर आएंगे अपने क्वेश्चंस पर वापस, ठीक है। और वो है चतुर्थ अनुपातिक, चतुर्थानुपाती। मतलब चौथा समानुपातिक पूछा है कि चौथा समानुपातिक क्या होता है और किस प्रकार से हम चौथे समानुपातिक को ज्ञात करेंगे। तो जरा देखिएगा एक बार, इसमें भी कुछ नहीं है, बस जैसे ही आपके चौथा समानुपाती दिमाग में आया, आपके दिमाग में आ गया होगा कि मध्यानुपाती अलग अलग है। इसके लिए हमें कहेगा कि ए बी सी का चतुर्थानुपातिक बताइए, चतुर्थानुपाती बताइए, ए बी सी का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ए अनुपात बी ए अनुपात बी समानुपात क्या बताइए, चौथा पद बताइए, ठीक है। हमें चौथा पद बताना है, बस मध्य अनुपात यहाँ क्या है, अब की बार अलग अलग है। तो आप ये कह सकते हैं कि अंतर पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के इक्वल होगा। तो आप ये कह दीजिए कि ए गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर बी गुणा क्या होगा सी, क्वेश्चन मार्क बराबर बी बटा ए, बी बटा सी और बटा क्या होगा ए। इस प्रकार से आप संख्याओं को लगा सकते हैं, कोई भी संख्या हमारे यहाँ हो सकती है। तो ये कंप्लीट मैंने चर्चा इसकी कर ली है। अब सिर्फ ये देखना है कि हमारी परीक्षाओं ने क्या सवाल पूछे, किस प्रकार के सवाल हम का हमें सामना करना पड़ेगा परीक्षाओं में, उन पर आइए। आइए अब पहला सवाल देखिएगा सब लोग। यह चालू करिए। वॉइस प्रॉब्लम रही होगी शायद, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, देख लीजिए। अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर बताया। तो अक्स गुणा 5 बराबर आपने देखा कि 0.75 गुणा कितना होगा 8 होगा। यहां से 5 से काटेंगे तो 15 5 75, 0.15 गुणा 8 होगा
अक्स बराबर 15 × 120, एक 2 पॉइंट लगाएंगे, 1.20 कह दो या 1.2 कह दो, बात एक ही है। तो आप कह दीजिए सर राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका 2 होगा। यही मैंने बताया था और कुछ खास नहीं था, आप आराम से देख सकते हैं इससे। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं, अगर आप इससे चेक करना चाहें तो आप कुछ और देखिएगा सब लोग। आप अगर किसी से ये नहीं होता है तो 5 का उठाकर भाग लगा दीजिए। आत्मा को शांति जरूरी है, वरना मरने के बाद किसी पड़ोसी को परेशान करेंगे। तो आप बटा 5 करके भी हल कर सकते हैं, तो भी अक्स का मान जो है वही 1 पॉइंट क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को जरूर समझे होंगे और अब मुझे आगे चलना चाहिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है वही रांची ग्रुप डी 2013 में, और सवाल एक अच्छा कैटेगरी का सवाल आप लोगों के सामने है। सवाल ये कहता है 2 नंबर कि 1.1 अनुपात 10 समानुपात 1 अनुपात डेश 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 खाली छोड़ दिया है। अगला ये कहना चाहता है कि इसकी जगह क्या रखा जाए। मैं रखता हूं इसकी जगह क्वेश्चन मार्क, या आप चाहो तो मैं रख देता हूं अक्स। आप जानते हैं कि यहां से मैं कहूंगा कि अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के इक्वल होना चाहिए। अब अगर अंतः पदों का गुणनफल देखें तो अंतः पदों का गुणनफल यहाँ होगा 10 गुणा 1, और बाह्य पदों का गुणनफल देखें तो 1 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 10 गुणा किसके होगा, 1 के। अगर उठाकर भाग लगाएं तो क्वेश्चन मार्क बराबर 10 गुणा 1 बटा 1.1। आप जानते हैं ना, नीचे की संख्या का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर जीरो लगाते हैं, हाँ या ना। तो आप कह दो 100 बटा कितना होगा, ध्यान से सुनो आराम से। नीचे की संख्या का 10 गुणा 1 और 1.1 गुणा क्वेश्चन मार्क था, 1.1 को उठाकर भाग लगाया, 100 लिख दूं, या आप चाहो तो पॉइंट भी आप कर सकते हो, 100 लिख दो, आप चाहो तो ऐसा लिख दो। 1 से गुणा करने का तो मतलब ही नहीं है, आप फालतू बेवकूफी करेंगे 1 से गुणा करके। तो 1 पॉइंट उठाने के लिए ऊपर बटा 10 लगा के 11 कर दीजिए। मैं तो डायरेक्ट कहता हूं कि आप 100 बटा कितना कीजिए, 11 कीजिए। ठीक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं आपका आंसर निकालिए। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप आंसर देख सकते हैं। आराम से सोचें क्या था सवाल में। अंतः पदों का गुणनफल बराबर किसके था सर, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर था। अंतः पदों का गुणनफल 10 अनुपात समानुपात 1 है, तो 10 गुणा 1 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणा 1.1 होगा। उठाकर 1.1 का भाग लगा दीजिए, 100 बटा 11, उपरोक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा। अगर आप ये लिखना चाहो 11 9 99, 1 सही 9 सही 1 बटा 11 आप कह सकते हैं। अगर आप इसको पॉइंटों में कहना चाहो तो पॉइंटों में भी आप कह सकते हैं, पॉइंटों में भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप कह सकते हैं 9 पॉइंट, यहां हो जाएगा 0, 9 लगभग आपका आंसर होगा। ठीक है, 9.09 के वैसे ऊपर बार आना चाहिए, तो 9.09 आप आंसर भी कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को जरूर समझ गए होंगे। अगर हम नेक्स्ट सवाल पर आए तो नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है हमें आरआरबी कोलकाता 2013 में सवाल पूछा गया था, और ये कहता है कि 21 38 55 106 प्रत्येक में से कितना घटाया जाए कि शेष क्या बन जाए, समानुपाती बन जाए। देखो वैसे इसका इलाज तो मैं दूसरा बताऊंगा, लेकिन आप चाहो तो मैं इसे डिटेल से सोल्व करके बता सकता हूं एक बार। अगर हम डिटेल से सोल्व करें तो ध्यान से सुनिएगा। अगला ये कहता है कि 21 में से भी कितना घटाएं, इधर 38 में से भी कितना घटाएं, समान संख्या घटानी है, और 55 में से भी कितना घटाएं, और 106 में से भी कितना घटाएं, ताकि ये सारे समानुपाती रहें। बोलो यही कहता है क्या, 21 में से भी कितना घटाएं, 38 में से भी कितना घटाएं, इनका समानुपाती, तो ये सारे पद आपस में समानुपाती होने चाहिए। बताओ अगला यही कह रहा है क्या। यहां से दो तरीके हैं, आप ऑप्शन से भी इसे हल कर सकते हैं, ऑप्शन के साथ साथ में इससे आप पूरा डिटेल से सोल्व कर सकते हैं। अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल करके, अंतः पदों का गुणनफल अगर करें और बाह्य पदों का गुणनफल करें तो ये बनता है सर 21 माइनस अक्स, और इधर बनता है 106 माइनस अक्स, बराबर अगर बाह्य पदों का गुणनफल करें 38 माइनस अक्स, और इधर बनता है सर 55 माइनस अक्स। यही बनता है क्या। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम में इस तरीके से आपको नहीं करना है। अगर एग्जाम में आप इस तरीके से करने लगे तो कभी सवाल को कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। अगर इनको देखें तो 21 106 से भी गुणा होगा और 21 अक्स से भी गुणा होगा। यहाँ 21 को अगर 106 से गुणा करेंगे, 21 से 126 बचेगा कितना 12, 21 एकम 21 और ये कितना बन जाएगा 22। ठीक है, माइनस 21 को अक्स से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 21 अक्स,
106 को अक्स से गुणा करेंगे तो माइनस 106 अक्स, और अक्स को अक्स से गुणा करेंगे, माइनस अक्स को माइनस अक्स से गुणा करेंगे प्लस अक्स स्क्वायर बराबर। हालांकि मैं फिर ये रिकमेंडेड करूंगा कि आप ये गलती ना करें, इस तरीके से आप ना करें। इसको इससे गुणा कीजिए और इसको इससे गुणा कीजिए, यही होता है कि नहीं होता है। 38 पंजे 190, 190 का 9 हासिल की 19, 38 पंजे 190, 190 में 19 जोड़ेंगे तो 209, तो आप कह दीजिए 2090 माइनस यहां 38 से कम 38, 38 अक्स। अब देखो इधर से माइनस का 55 अक्स और प्लस अक्स स्क्वायर। कितना बड़ा महाभारत है, कितनी बड़ी चीज है। फिर भी देखो प्लस का अक्स स्क्वायर से प्लस अक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि समान संख्या है। अगर इसको उठाकर आप इस तरफ लेकर आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए मैंने अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर काट दिया। इनको एक साथ ऐड किया तो आप ये कह दीजिए सर 2206, 21 और 126, 106 को जोड़े तो आप कह दीजिए सर 127 अक्स माइनस का बराबर। इधर सर है 2090, 38 और 55 को देखें तो आप कह दीजिए सर माइनस का क्या हो जाएगा 93 अक्स। यही होता है कि नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, करना क्या है आगे, इस 2090 को उठाकर तो इसमें से घटा देना है और 127 को उठाकर उस तरफ ट्रांसफर कर देना है। तो 2090 अगर 2206 में से घटाएंगे, यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जब हल करने ही बैठ गए हो 2206 और 2090 बराबर आप कह दीजिए माइनस का 93 अक्स और प्लस का कितना हो जाएगा सर 127 अक्स। बोलो यही होता है क्या। इससे आप हल करें आगे डिटेल से, जैसे भी आप हल करना जानते हैं। हालांकि मैं हल करके आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं परीक्षा में ऐसा काम नहीं करना है प्रभु। ऐसे प्रश्न करने के लिए परीक्षाएं नहीं होती हैं। यहां से देखो 90 घटेगा कितना होगा 6 होगा, यहां से 9, 9 में से 9 गया, 6 में से 0 गया कितना होगा 6, 10 में से 9 गया कितना बचेगा 1, यहां बचेगा कितना 1 बचेगा 1, ठीक है बराबर। अगर इधर देखें 93 और 127 देखें तो 27 और 7 कितना हो गया 34, यही होता है क्या, ये 34 अक्स, 34 चौका 116 कितना होता है, इधर एक बार दोबारा से देख लीजिए। इससे 6 में से 0 गया तो बचेगा 6, या 10, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1, ठीक है, और यहाँ बचेगा कितना 20, 21 बचेगा, और 21 में से अगर 20 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 116 बचेगा, ठीक है। और इधर अगर देखें तो इधर देखेंगे तो घटाएंगे 7 में कितना बचेगा 3, 34, ये बचता है क्या, इक्वल नहीं हुआ है शायद ये, ठीक है। इसे एक बार देख लें, कैलकुलेशन शायद सही नहीं, हाँ तो ये थोड़ा सा माफ कीजिए, यहाँ एक छोटी सी त्रुटि कर दी हमने, यहाँ एक संख्या उतारते वक्त ध्यान से नहीं दिया, यहाँ 2200 वो उसके चक्कर में थोड़ा सा देखो 2226 है, और यहाँ जो संख्या है वो 2226 है, ठीक है। अब अगर घटाएंगे इससे 2226 से, और तो ये बन जाएगा 134, अब 116 की जगह, और बराबर कितना हो जाएगा सर 136 बन जाएगा, ठीक है, और बराबर कितना होगा 34 अक्स, अर्थात आप कह दीजिए अक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4 होगी। ये आपका 2 नंबर ऑप्शन होता है। ये तो था इस प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन, जो मेरे हिसाब से ये तरीका लगाना एक तरह से गलत अप्रोच है। अप्रोच जो है वो गलत है, हमें इस तरीके से इसे कभी नहीं देखना चाहिए। लेकिन इसका अगर एक सिंपल रास्ता हम बनाएं तो सिंपल रास्ता देखो यही था, ठीक है, कि इसे बाई ऑप्शन हम हल करें। ध्यान से सुने, ऐसे प्रश्न अगर हम बाई ऑप्शन देखें तो बाई ऑप्शन हम जल्दी कर सकते हैं। बाई ऑप्शन जल्दी इस प्रकार से कर सकते हैं कि अगला ये कह रहा था कि 21 में से कितना घटाएं और 38 में से कितना घटाएं, और इस प्रकार से 55 में से कितना घटाएं और 106 में से कितना घटाएं, कि ये सारे समानुपाती हैं। यही तो कह रहा था। अगर मैं ऑप्शन 2 लेता हूं तो 2 लूंगा तो यहां बचेगा 19 और यहां बचेगा कितना 36, समानुपात 2 कम करूंगा तो यहां बचेगा 53 और यहां बचेगा 104। तो ना तो ये दोनों कटते हैं, ना ही ये दोनों कटते हैं, और ना ही ये आपस में समान अनुपात के हुए। इसका मतलब ये गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा।
अगर ऑप्शन में बी लेता हूं, 4 माइनस करता हूं तो 4 माइनस करूंगा 17, 4 माइनस करूंगा 34, इसी प्रकार से 4 माइनस करूंगा 51, 4 माइनस करूंगा 102, ये संख्या आपके पास बनती है। अगर इसको देखें 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51 एकम 51, 51 दूनी 102, होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब आप कह दीजिए राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर होगा। हमने जब पूरे डिटेल से इस प्रश्न को हल किया तब भी पाया कि यही इसका एक सॉल्यूशन था, और अगर इस प्रकार से हम करते हैं तो भी हम पाते हैं कि यही इसका सॉल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को जरूर समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से ये चीजें बनती जा रही है। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग। नेक्स्ट सवाल कहता है कि 2 और 54 के बीच के दो माध्य बताओ। 2 और 54 के बीच के दो माध्य पूछे हैं। बहुत अच्छा सवाल दिया है, शानदार सवाल है। मतलब ये कह रहा है कि 2 अनुपात x y और अनुपात 54। बहुत सिंपल सा बोलूं एक बात, अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो x y की जो वैल्यू है वो 54 54 108 होनी चाहिए। अरे 54 दूनी 108 होती है क्या? 54 दूनी 108, वो संख्या देखो जिनको गुणा करने पर 108 बनता हो। ठीक है, 18 पंजी 90, 18 चिगानी 108 ये हो सकता है, 12 6 72 ये नहीं होगा, 12 18 2 16 नहीं होगा, 9 6 54 ये नहीं होगा। आंसर कह दीजिए ए आपका राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा भाई? ए आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को जरूर समझ पा रहे हैं कि सवाल किस प्रकार से बना है। 2 और 54 के मध्य के दो अनुपात ज्ञात करने थे, माध्य ज्ञात करने थे, के बीच दो माध्य का मतलब अंदर वाले दोनों पदों को हमें चेक करना था, जहां मध्य पद दोनों अलग अलग हैं। तो आप कह दीजिए कि बाह्य पदों का गुणनफल अंतर पदों के गुणनफल के बराबर होता है। x और y की वैल्यू 108 लाने वाले दोनों ऑप्शन आप देख के आंसर लगा दीजिए। नेक्स्ट सवाल जरा देखिए। नेक्स्ट सवाल जरा देखिए सब लोग। हैंग हो गया थोड़ा सा, ओके। अरे बाबू x y दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 9 है और तृतीय अनुपात 243 है। x और y की वैल्यू बताइए। बहुत शानदार सा सवाल है कि x और y दो ऐसी संख्या हैं जिनका माध्य अनुपात तो है 9 और जिनका तृतीय अनुपात कितना है 243 है। अगला कह रहा है वो दोनों x और y की वैल्यू बताइए कि दोनों x और y की वैल्यू क्या होगी। जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पर। ऐसी संख्या पहले तो ढूंढो, माध्य अनुपात का मतलब दोनों संख्याओं को गुणा करके रूट करने पर 9 आना चाहिए। अरे माध्य अनुपात यही होता है क्या? एक्स वाई का अंडर रूट 9 होना, मान कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। मतलब एक्स वाई के नीचे 81 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 81 आना चाहिए। इसका मान 81 आएगा तभी तो अंडर रूट 9 होगा कि नहीं होगा? तो 9 तिया 27 नहीं होता है, 27 3 81 हो सकता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आप कह दीजिए सर आंसर जो होगा वो कितना होगा? 9 और 3 27 होगा। आप 9 और 3 और 27 को देखो, 3 और 27 का माध्य अनुपात देखेंगे तो 3 और 27 का माध्य अनुपात जो होगा 27 3 81, 81 का अंडर रूट कितना होता है? 9। इसका मतलब आप कह सकते हैं ये बात सही है। आप तृतीय अनुपात लगाना चाहेंगे? अगर तृतीय अनुपात लगाना चाहेंगे तो आप ये कह सकते हैं 3 अनुपात 27 समानुपात 27 अनुपात क्या कह सकते हैं? अक्स कह सकते हैं, अंतः पदों का गुणनफल। अक्स बराबर होगा 27 गुणा 27 गुणा कितना हो जाएगा सर? 3, 3 से काटेंगे तो आप कह दीजिए 27 नाम 243। बोलो 243 है कि नहीं है? वैसे इसके दूसरे तक जाने की जरूरत नहीं थी, आप माध्य अनुपात चेक करते। एकमात्र संख्या है जिसका माध्य अनुपात आपका कितना आ रहा था? 81 का अंडर रूट 9 आ रहा था। नेक्स्ट सवाल देखिए। ये कहता है 4 और 64 का आनुपातिक औसत क्या है? मैंने पहले ही कहा था कोलकाता आरआरबी 2014 और आरआरबी एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एनटीपीसी वालों के लिए है। तो आनुपातिक औसत का मतलब होता है, आप कह दीजिए 4 गुणा 64 का अंडर रूट, और 4 गुणा 64 का अंडर रूट बोले तो 2 गुणा कितना होगा? 16, और 2 गुणा 16 बोले तो कितना हो जाएगा? 32, सॉरी 2 गुणा 8, 2 गुणा कितना होगा? 8, और 2 गुणा 8 बोले तो कितना हो जाएगा? 16, और 16 बोले तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा?
आनुपातिक औसत का मतलब होता है मध्य पद ज्ञात करना और कुछ नहीं होता है। बहरहाल आइए आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल क्या कहता है कि यदि 2:9:18 है तो अक्स का मान ज्ञात करो। अंतः पद बाएं पद के इक्वल होना चाहिए, तो 9 गुणा या अक्स गुणा 9 बराबर 2 गुणा कितना होगा सर 18, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, कह दो सर आंसर जो होगा वो कितना होगा 4 होगा। कितना आंसर बनेगा 4 आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं बात समझ रहे होंगे। बहुत फास्ट चलने वाले पर्सन है ये, कुछ भी इनमें खास नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 8 क्या कहता है 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में बन जाए। ये कहता है 15:19 के अनुपात में क्या घटाया जाए, 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए ताकि नई संख्याएं 3 अनुपात कितने के अनुपात में बन जाए 4 के अनुपात में बन जाए। इसके लिए सबसे फास्ट तरीका है, एक तो देखो ये तरीका है कि 15 में से क्या घटाएं, और अगला कह रहा है 19 में से क्या घटाएं कि जो संख्याएं हैं वो 3:4 के अनुपात में बन जाए। यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। 15 में से कितना घटाए, 19 में से कितना घटाए कि 3:4 रहे। तो आप अंत पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक तरीका है इसका। ठीक है, आगे 16 कीजिए, तरीका करके निकाल सकते हैं। अगर 16 भी करना चाहें कोई ज्यादा गरीब हो, 15 चौके कितना होगा 60 और माइनस कितना होगा 4 अक्स, 19 3 कितना होगा 57 और कितना होगा 3 अक्स। 60 को 57 में से घटा दीजिए 3 बचेगा, 3 अक्स को इधर लाके सॉरी एक बार इसे देखें 15:19 और 3:4 ही था क्या, तो आप कहेंगे सर 15 चौके कितना होगा 60 और 19 3 4 एकम कितना होगा 4, 19 3 कितना होगा 57 और 3 एकम कितना होगा 3। अगर 57 को हाँ ठीक है, अगर उस उठाकर सही किया है देखें एक बार, 3 अक्स अगर के पास अगर 4 अक्स चला जाएगा तो अक्स बचेगा, मैं इसको अक्स को इधर लिख लेता हूं, तो 57 इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, तो अक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, और अक्स ही हमें जोड़ना या घटाना होता है, तो अक्स यहाँ माइनस कर रहे थे तो अक्स का मान कितना होगा सर 3 होगा। 3 आपका कौन सा विकल्प है, ए आपका विकल्प है। दूसरा आप क्या कह सकते हैं वो सुनिए, दूसरा आप ये कह सकते हैं कि आप ऑप्शन से लगा के देखो कि अगला यही तो कह रहा है ना कि 15 में से कितना घटाएं और 19 में से कितना घटाएं कि 3:4 ही बचे। तो हम सोच के देखते हैं कि अगर मान लीजिए सब लोग ध्यान दीजिएगा कि 15 में से मैं पहला ऑप्शन ही 15 में से मैं 3 घटा लेता हूं और 19 में से मैं 3 घटा लेता हूं, तो 15 में से 3 घटाऊंगा 12, 19 में से 3 घटाऊंगा कितना आएगा 16। अगर 12 में से 16 12:16 को देखें तो 3 अनुपात कितना होता है 4, तो पहला ही ऑप्शन संतुष्ट किया है, तो फिर ये अक्स लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस सवाल को खत्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट जरा सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि 5:8 बराबर 150 अक्स है तो अक्स का मान बताइए। अंत पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के इक्वल होगा, तो आप ये कह सकते हैं 5 गुणा अक्स बराबर 8 गुणा कितना है सर 150। बोलो यही है कि नहीं है, तो आप कहिए सर अगर 5 से काटें 30 पंजे 150, 8 तिया 24, अक्स का मान बोलो कितना होगा 240, तो आंसर लीजिए 240। कोई दिक्कत है किसी को? अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर नेक्स्ट सवाल पर चलिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए। 7 में भी कितना जोड़े और 13 में भी कितना जोड़े कि जो अनुपात बने अपने पास वो 2 अनुपात कितना बने 3 बने। ऑप्शन अगर मैं पहला 5 लेता हूं, अगर पहला विकल्प हम 5 लेते हैं तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, और 13 और 5 कितना हो जाएगा भाई 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, जुड़ गया 5 ही जुड़ेगा, आंसर कितना हो जाएगा 5। 7 5 12, 13 5 18, 12:18, 2:3 6 से कट के बनाएगा, तो आप कह दीजिए सर आंसर जो होगा वो 2 अनुपात कितना होगा 3 का हो जाएगा अगर आप 5 जोड़ेंगे तो। नेक्स्ट सवाल अगर आप देखें, संख्या युग्मों 6 15 और 20 43 के प्रत्येक अंक में क्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक का अनुपात समान हो जाए। ये कहता है 6 15 में भी कितना जोड़े, 20 43 में भी कितना जोड़े कि प्रत्येक का जो अनुपात है वो क्या हो जाए समान हो जाए, ये कह रहा है। तो आप ये कह दीजिए वही ऑप्शन से अगर हम उठाएंगे कि 6 में भी कितना जोड़े, बेस्ट सबसे यही होगा, 15 में भी कितना जोड़े, ठीक है समानुपाती बनना चाहिए, 20 में भी कितना जोड़े
और 43 में भी कितना जोड़े कि सारा का सारा सिस्टम जो है वो क्या रहे, समानुपाती रहे। अब अगर मान लीजिए मैं विकल्प के तौर पर 3 जोड़ता हूं, ए विकल्प के मुताबिक 3 जोड़ता हूं, 6 और 3 9, 15 और 3 कितना 18। यहां से देखिए 20 और 3 23 और 23 दूना कितना है 23 3 कितना है सर 46, 9 एकम 9 9 दूनी 18, 23 एकम 23 23 दूनी 46। क्या बात है, आप विकल्प 2 कह सकते हैं डायरेक्ट, पहला ही विकल्प आपका आंसर कह सकता है, 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ज्यादा माथाफोड़ी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब आइए देखो कुछ चीजें इसलिए भी आना जरूरी है कि अगर इस टाइप का कोई सवाल आ जाए तब हम परेशान नहीं हो जाएं, हमें दिक्कत नहीं हो कि यार ये क्या कर गया, तो भी इस टाइप के सवाल हमें आना जरूरी है। चलो देखो सवाल नंबर 13 क्या कहता है, सवाल नंबर 13 कहता है कि 4.8 तथा 10.8 के बीच माध्य समानुपाती तथा 4.2 और 2.4 के बीच तीसरे अनुपाती के बीच अंतर क्या होगा। अच्छा मुझे लगता है कि एक सवाल हमारा पीछे रह गया है, एक सवाल माफ कीजिए पीछे रह गया है शायद, हाँ वो आगे निकल गया, कैसे निकल गया देखो एक बार, ये था सवाल, यदि अक्ष को 23 39 32 और 56 प्रत्येक पद में से घटाया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपाती में आती है। ये कहता है अक्ष प्लस 4 और 3 अक्ष प्लस 1 के बीच जो माध्य अनुपात होगा, मध्य अनुपातिक ज्ञात करो। बहुत एक लेवल से सवाल को ले जाकर पूछा है, क्या क्या पूछा है वो सब ध्यान दें। अगर इस टाइप के सवाल आप बना लेंगे टेंशन मत लो, एग्जाम में फेल होने की गुंजाइश नहीं होगी। आप देखो ये कह रहा है यदि अक्ष को 23 39 32 56 प्रत्येक में से घटाया जाता है तो आप यही कहेंगे ना कि 23 में से अक्ष को घटाया जाता है, 39 में से अक्ष को घटाया जाता है, 32 में से अक्ष को घटाया जाता है और 56 में से अक्ष को घटाया जाता है। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, तो हम इनको अगर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, 56 था क्या यहाँ, हाँ 56, और इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो 23 से माइनस अक्ष गुणा होगा 56 माइनस अक्ष से, 56 माइनस अक्ष से, यही होगा क्या, तो आप बोलेंगे 56 माइनस अक्ष से गुणा होगा बराबर इधर 39 माइनस अक्ष से गुणा होगा किससे, 32 माइनस अक्ष से। चलो हल करते हैं, अगर इसको हल करें तो 23 को अगर गुणा करेंगे 56 से, 23 से 138 का 8 हासिल की बचेगा 13, 23 पंजे 115, 115 और 13 अगर देखें तो 100 कितना हो जाएगा 33, बोले तो 1338 माइनस 23 को अगर अक्ष से गुणा करेंगे तो कितना होगा 23 अक्ष, माइनस 56 को अक्ष से गुणा करेंगे कितना होगा 56 अक्ष बराबर, और प्लस अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे अक्ष स्क्वायर बराबर, इधर देखो सर 39 को 32 से गुणा करेंगे तो 39 दूना 78, बचेगा कितना 7, 39 3 117, 117 और 7 अगर देखें तो 100 कितना होगा सर 24, माइनस 39 को अक्ष से गुणा करेंगे 39 अक्ष, और अगर 39 को अक्ष को 32 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे माइनस 32 अक्ष, और प्लस क्या बन जाएगा सर अक्ष स्क्वायर। बोलो यही होगा कि नहीं होगा, इसे हल करेंगे अक्ष से अक्ष कैंसिल हो जाएगा, अगर अक्ष से अक्ष कैंसिल होता है तो यहां बन गया था ये 23 अक्ष था, ध्यान रखें। ठीक है, 23 और 56 को जोड़ लेंगे और इधर बनेगा 1300 कितना 38 माइनस 23 और 56 अगर देखें तो 79 अक्ष, यही होता है बराबर, अगर इधर देखेंगे 1200 कितना होगा 48, 32 और 39 को अगर देखें तो 30 30 60 71 अक्ष, यही होता है क्या, ये 71 अक्ष हो गया सर। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को घटाकर लिखना है, इन दोनों को घटाकर लिखेंगे कितना होगा 5 अक्ष, 1248 घटाएंगे 1338 में से तो 8 में से 8 गया तो 0, 13 में से 8 4 गया तो 9, यहाँ कितना बचा, वैसे भी ये हो गया शायद 90 ही होगा। ठीक है, बचेगा कितना 12, 2 बचेगा, 2 में से 90 होगा। अगर 5 अक्ष बराबर 90 है तो अक्ष बराबर कितना होगा बोलो 18, तो आप कह दीजिए सर अक्ष की वैल्यू 18 होगी, अक्ष की वैल्यू कितनी होगी 18 होगी। सवाल हमारा यही खत्म नहीं हो जाता है,
ये अक्स की वैल्यू 18 होगी, ये पहली प्रोसेस थी, मतलब अक्स प्रत्येक पद में से घटाया जाए। आगे कहता है कि अक्स प्लस 4 का मान बताओ कितना होगा। तो आप कहो सर अक्स का मान 18 है तो 22, 18 4 22, तो 22 गुणा 18 3 54, 54 और 1 55, ये हो गया 55। ध्यान से सुनो, अक्स प्लस 4 बोले तो अक्स का मान 18 है तो 18 और 4 22, यहां 3 गुणा अक्स 18 3 54 और 1 55 का अनुपातिक औसत या मध्य अनुपात ज्ञात करना है। मध्य अनुपाती का मतलब बीच वाला अनुपात। तो 22 गुणा 55 को हल करना है अपने को, ठीक है। और अगर 22 गुणा 55 को हल करें तो आप यहां देखो क्या बनता है, 18 प्लस 4 22, और यहां से देखेंगे 18 3 54, और 18 3 54 और ये कितना हो जाएगा 55। तो आप ये कह सकते हैं 22 गुणा कितना होगा 55, और अगर 22 गुणा 55 है तो 22, इससे क्रॉस मल्टीपल करें तो 23 गुणा 56 यहां से डायरेक्ट कर लेते हैं। 23 गुणा अगर 56 देखेंगे तो 23 से 138 बचेगा कितना 13, और 23 पंजे 115, ये बचता है क्या 115, और 13 128, 1200 कितना होगा 88, और माइनस आप कह दीजिए सर 23 अक्स, और माइनस 56 अक्स, और प्लस अक्स स्क्वायर बराबर, अगर 32 को 39 से गुणा करेंगे तो 32 39 39 गुणा 78, 7 बचेगा 32 में 39 3 117, 117 और 7 कितना हो जाएगा 124, 1248 माइनस 32 अक्स माइनस 39 अक्स, और प्लस क्या बन जाएगा अक्स स्क्वायर। देखें एक बार, अक्स स्क्वायर से अगर अक्स स्क्वायर हम कैंसिल कर दें तो 1288 और 1248 का अंतर एक साथ ही देख लो यहाँ, तो 1200, या फिर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इसको एक स्टेप और, 1288 56 और अगर 23 को हम देखें तो ये हो जाएगा 69 79 79 अक्स बराबर, उधर होगा सर 1248, 32 और 39 को अगर देखें तो कितना बनता है 71 अक्स। अगर इसको उठाएं, हाँ 32 39 कितना बनेगा 71। अगर इन दोनों को हम माइनस करें तो माइनस करेंगे 48 और 88 के बीच में अगर अंतर देखें तो 40 का बनता है, 40 बराबर, अगर उसको उठाकर प्लस कर देंगे उधर तो ये बन जाएगा सर 71 और 79। 71 और 79 के बीच में अंतर कितने का बन जाएगा 8 अक्स। अक्स बराबर कितना हो जाएगा 5 के, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब अगर अक्स की वैल्यू 5 आई है तो एक तो यहां वैल्यू रखो, ठीक है, और एक यहां वैल्यू रखिए अक्स की, और पहले तो वो संख्याएं हम फाइंड आउट करते हैं, यहां हल करेंगे आगे प्रश्न को, पहले तो हम संख्याएं फाइंड आउट करते हैं। तो पहली संख्या हो जाएगी 5 प्लस 4 9, और ये संख्या होगी 5 3 15 और एक कितना 16, ठीक है। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, एक संख्या है और एक संख्या कितनी है 16। अगर अब हम इसका मध्य अनुपात ज्ञात करें, ठीक है, अनुपातिक अगर औसत ज्ञात करें तो आप कह दीजिए 9 गुणा 16 बटा का अंडर रूट, और 9 गुणा 16 का अंडर रूट 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 बोले तो कितना हो सकता है 12, और यहाँ आपका 12 आंसर है भी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आंसर कितना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें। अब ये इस प्रकार से कुछ डिटेल सवाल हैं, एक अच्छा लेवल का सवाल था। ऐसे ही ये सवाल हाल ही की जो परीक्षाएं लग रही हैं 2020 और 21 उन परीक्षाओं से लिए गए सवाल हैं, इसलिए इन सवालों को आप स्पेशली देखना, थोड़ा सा ध्यान देना। ये कहता है 4.8 तथा 10.8 के बीच में माध्य समानुपाती, माध्य समानुपाती का मतलब आनुपातिक औसत, शब्द देखा ना, मध्य अनुपात बोल दो, आनुपातिक औसत बोल दो, या माध्य समानुपाती बोल दो, एक ही बात है। 0.4 और 2.4 के बीच तीसरे अनुपातिक का अनुपात बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखो 4.8 और 10.8, इसका तो निकालना है सर माध्य समानुपाती, समझ रहे हैं आप लोग। ये तो हो गया इनका तो माध्य समानुपाती, दोनों को गुणा करके अंडर रूट कर दो। पीछे देखो शुरू में मैंने बताया है। और सर यहां देखें तो 0.4 अनुपात 2 तीसरा अनुपाती बताना है ना, 2.4 समानुपात 2.4 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ये दो सवाल हैं, बस फर्क क्या था 2020 से पहले की जितनी भी परीक्षाएं आपकी थी उन सारी परीक्षाओं में
जो हमें सवाल पूछे जाते थे वो सवाल कुछ इस प्रकार होते थे कि या तो वो अकेला पहला ही प्रश्न पूछ लिया या दूसरा पूछ लिया। इन परीक्षाओं में एक्स्ट्रा क्या हो गया, इन परीक्षाओं में सिर्फ एक छोटी सी स्टेप ये एक्स्ट्रा जुड़ी है, और वो ये कि इसका अलग उत्तर निकालो, इसका अलग उत्तर निकालो, जो आज तक निकालते आए थे, और दोनों के बीच का अनुपात बताओ। मतलब दो प्रश्नों को पूछने लग गया। आपके सामने एक चुनौतीपूर्ण काम ये हो गया है कि पहले आपको केवल एक ही प्रश्न को हल करना होता था, अब आपको उतने ही समय में, ठीक उतने ही समय में दो प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। तो ये दो प्रश्नों को हल कैसे करेंगे वही देख लो। इसके बीच में माध्य समानुपाती और इसके बीच में तीसरा अनुपातिक ज्ञात करो। तृतीय अनुपाती का मतलब होता है लास्ट का ही पद ज्ञात करना होता है। मैं पहले सारी बात बता चुका हूं आप लोगों को। अगर इससे हल करें सर 4.8 और 10.8 है, तो इससे थोड़ा सा ऐसे एक बार देख सकते हैं, 16 3 48 होता है क्या, और 36 3 108 होता है क्या, बताओ। अरे 36 3 108, 16 3 48। अगर इसका अंडर रूट करें तो 16 का अंडर रूट 4, 36 का अंडर रूट 6 और 3 का अंडर रूट 3। इसका मतलब 6 का 24 3 72, और 72 बोले तो 7 पॉइंट कितना 2। इसका तो मान हो गया सर 7.2। कितना मान होगा 7.2। 16 गुणा 3, 48 को 16 गुणा 3 गुणा 108, ये 10.8 को आप 16 मतलब 108 माना है मैंने, 36 3 108, 16 का अंडर रूट 4, 36 का 6, 3 तिया 9 का 3। इसका अंडर रूट किया तो इसका अंडर रूट आया 72। दो पॉइंटों का अंडर रूट में एक पॉइंट होता है, तो 7 पॉइंट कितना आएगा 2। इसका मान तो हो गया 7.2। अब आइए इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। अगर इसकी वैल्यू ज्ञात करें, अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता है, यहां लिख रहा हूं। तो आप ये कह दीजिए 2.4 गुणा 2.4 बटा, ये भाग लग जाएगा 0.4 बराबर क्वेश्चन मार्क। अरे क्वेश्चन मार्क गुणा 0.4 होगा, भाग लग जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 6 का कितना होगा 24, 6 का 24 का मतलब 24 से 144, 24 से 144, एक पॉइंट है, एक पॉइंट लग जाएगा। आप जानते हैं एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा तो 72 अनुपात 144 होगा। 72 एकम 72, 72 दूनी 144। कह दीजिए आंसर जो होगा आपका 1:2 होगा। कितना आंसर होगा 1:2 आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को जरूर समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो, कुछ इस टाइप के सवालों को जरूर थोड़ा ध्यान से देखें। 14 नंबर का जो सवाल कहता है 3 6 9 के चतुर्थ अनुपाती, तो आप कह दीजिए सर 3:4 समानुपात 9 अनुपात क्वेश्चन मार्क। एक तो ये संख्या है आपकी, और 2 व 9 के मध्यानुपाती, इनके मध्यानुपाती, मध्यानुपाती 2 गुणा 98 का अंडर रूट। ठीक है, अगर यहां से देखें, इसको हल करूं मैं इधर से, तो मध्यानु ये हो जाएगा 3 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 9 गुणा 4, 3 तिया 9 और 4 3 12, क्वेश्चन मार्क का मान 12 आया, तो इसका तो मान होगा कितना 12। 49 दूनी 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, इसका जो मान होगा वो कितना होगा सर 14। अरे 198 को 2 से गुणा करेंगे 196 का अंडर रूट 14, 7 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। आप कह दीजिए सर 6:7 आपका राइट आंसर होगा। 6 कितना होगा 7 आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप जरूर समझ रहे होंगे मेरी बात को। ये सवाल जो मैंने शुरू में बताया था, आप लोग देखना इधर, हाँ सेम तरीके का सवाल है। इसी तरीके से आप इस सवाल को देखना और उत्तर निकालना कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल सेम तरीके से मैंने बताया है, कुछ सवाल अब आपको करने हैं, एज ए होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, इसी प्रकार से ये सवाल आप आराम से कर पाएंगे। सारे सवाल आप कर सकते हैं, होमवर्क वाले सवाल है सर। ये कहता है मान लीजिए अक्ष जो है, अक्ष 256 और माफ कीजिए 55.6, 25.6 और 32.4 का मध्यानुपाती है। अक्ष जो है इन दोनों का मध्यानुपाती है, और y इन दोनों का तृतीयानुपाती है। तो बताओ इनकी वैल्यू क्या होगी। चलो एक सवाल मैं बता देता हूं, थोड़ा सा हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो। ये कहता है कि मान लीजिए अक्ष तो है इन दोनों का मध्यानुपाती, इन दोनों का मध्यानुपाती बनने का मतलब यह है कि 25.6 और 32.4 का गुणनफल करके अंडर रूट करो। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये तो किसकी वैल्यू है अक्ष की वैल्यू है। इसी प्रकार से हमें निकालनी है y की वैल्यू। y की वैल्यू कह रहा है 32 और 48 का तृतीय अनुपाती, इसका मतलब 32:48 समानुपात
48 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ये किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। पर्सन तो वही है, पूछने के तरीके हमारे अलग हैं। 256 का अंडर रूट आप जानते हैं 16 होता है, और 324 का अंडर रूट आप जानते हैं 18 होता है। 18 324 288, 288 बोले तो 28 पॉइंट कितना होगा? 8। अक्स की वैल्यू होगी सर 28.8। आराम से समझ लें, 256 का अंडर रूट 16 होता है, 324 का अंडर रूट 18 होता है। 18 का स्क्वायर 324, 16 का स्क्वायर। 16 को 18 से गुणा करेंगे 200 कितना आता है सर? 88। 17 का स्क्वायर माइनस 1, 2 पॉइंटों का 1 पॉइंट लग जाएगा, 28 पॉइंट कितना होगा? 8। तो अक्स की वैल्यू तो आ जाएगी 28.8। अब आते हैं y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, तो आप कह दीजिए क्वेश्चन मार्क बराबर 48 गुणा 48 बटा कितना हो जाएगा? 32। यही होगा। अगर आप ये कह दें ये सारा का सारा y का वैल्यू आएगा, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन मार्क का मान आएगा वही y का मान आएगा, तो y का मान आ जाएगा 16 3 48 और 16 दूनी 32, 24 दूनी 48, 24 3 72। आप कह दीजिए सर इसका आंसर होगा 72। ये किसकी वैल्यू आ गई? अक्स y की वैल्यू आ गई। हमें ये नहीं कहा, देखो मैं फिर कह रहा हूं, आजकल सवाल जो आ रहे हैं एनटीपीसी वाले लोग ध्यान देंगे, सब लोग दो दो कैटेगरी के सवाल आ रहे हैं। अब ये बन गया 3 गुणा 28.8 अनुपात 72 गुणा 2 गुणा 72। 2 गुणा कितना हो जाएगा? 72। आप मूर्खता मत करना कि इस पूरे को गुणा करें और पूरे को गुणा करके हल करें, ऐसा काम आप लोगों को नहीं करना है। आप लोग जैसा है वैसा लिखकर हल कर दो। आप जानते हैं 24 3 72 होता है, बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ सर। अगर इसको 2 से काटें, ठीक है, सबसे पहले तो आपको यह भी जरूरी था कि आप पॉइंट हटाते इसका, यह भी एक जरूरी चीज थी, लेकिन फिर भी जितना कटता है उतना काटते हैं। 2 से अगर इसको काटें अपन, 2 से काटें 14 दूनी 28, 144, 24 से कम 24 और 24 6 144। बोलो पॉइंट 6 आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान से सुनना सब, पॉइंट 6 अनुपात 1 अर्थात 6 अनुपात 10। इसका पॉइंट हटाने के लिए 0 लगाएंगे। 3 अनुपात कितना होगा? 5, और 3 अनुपात 5 बोले तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? 2 नंबर। 3 अनुपात 5 आपका राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं, आराम से समझो सवाल को, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पॉइंट 6 अनुपात 1 होगा। ध्यान रखें ये मैंने कैसे किया है, पॉइंट 6 को मैं 6 अनुपात 1 को मैं पॉइंट 6 बट्टा 1 लिख सकता हूं, जिससे आप 6 बट्टा 10 लिख सकते हैं। और 6 बट्टा 10 का मतलब आप ये कह सकते हैं 3 बट्टा 5 अर्थात 3 अनुपात 5। बनेगा या नहीं बनेगा? नेक्स्ट सवाल देखिए, ये कहता है 19 नंबर सवाल। बस अब सवाल खत्म होने वाले हैं, फटाफट निपटा लेते हैं। यदि अक्स 8 और 27 निरंतर अनुपात में है तो बताइए अक्स का मान क्या होगा? अक्स 8 और 27 निरंतर अनुपात में है तो बताइए अक्स का मान क्या होगा? तो आप ये कहेंगे निरंतर अनुपात का मतलब अक्स अनुपात 8 अनुपात 8 अनुपात 27 की वैल्यू बतानी है। यही होगा क्या? अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। अक्स गुणा 27 बराबर 8 गुणा 8 64। अक्स की वैल्यू निकालनी है, 64 बटा कितना होगा? 27, और 64 बटा 27 बोले तो आप कह दीजिए आंसर कितना होगा? 4 नंबर। अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल आपका राइट आंसर होगा। मान ले कि y का मान 0 से बड़ा है, और मान ले अक्स और y है यहां, ठीक है, अक्स का मान भी और y का मान भी, दोनों का मान 0 से बड़ा बता रहा है। अक्स का मान भी और y का मान भी 0 से बड़ा है। अब ये कहता है अक्स का और y का मान निकालो और फिर वैल्यू रखो। कुछ मत करना, आप ये समझना ये तो एक अलग पर्सन है, यहां से तो निकाल लेना अक्स की वैल्यू। आप ये समझना ये एक अलग पर्सन है, यहां से निकाल लेना y की वैल्यू। दो अलग अलग पर्सन मानते हुए अक्स और y की वैल्यू निकालकर इसमें अक्स की वैल्यू इसमें y की वैल्यू रखकर आंसर निकाल देना, आंसर आ जाएगा। निकाल लेना, होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप इससे देख पाएंगे क्या, ये कहता है अक्स 12 16 और 5 का चौथा समानुपातिक है तथा 20y 15 21 समानुपाती में है, तो 6 अक्स माइनस y का मान क्या होगा? सर देखो एक बार फिर से ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक सवाल है ये पूरा, ये कह रहा है ये सारे समानुपाती है।
ये सारे समानुपाती हैं, तो अक्स अनुपात 12 समानुपात 16 अनुपात 5, इसको अलग हल करो और अक्स की वैल्यू निकालो। 20 अनुपात y समानुपात 15 अनुपात 21, इसको अलग करो और y का मान निकालो। चलो निकालते हैं। अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, यही होगा क्या? यहां से देखेंगे, अक्स 12 5 16 5 था, अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल देखेंगे। ठीक है, यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे? अक्स की वैल्यू। और यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे? y की वैल्यू। यहां अक्स और y की वैल्यू रखोगे और आंसर बता दोगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, केवल मैं हिंट दे रहा हूं, अब बाकी सवाल आपको करने हैं। किसी समानुपात के प्रथम द्वितीय और तृतीय पद 24 32 48 है, तो चौथा पद बताइए क्या होगा। अगला यही कहना चाह रहा है, आराम से समझो कि पहला पद 24 है, दूसरा पद 32 है, यहां नेक्स्ट पद जो है वो 48 है, और नेक्स्ट पद आपको फाइंड आउट करना है। अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, आपका आंसर हो जाएगा। यहां से देख लो, 2 अक्स प्लस 1 अक्स प्लस 2 और 5 समानुपात में है, तो 3.5 1 माइनस अक्स, और यहां कहता है कि अक्स 1 8 1 प्लस अक्स के बीच में माध्य समानुपाती ज्ञात करो, क्या होगा? सर इसका मतलब यह है कि 2 अक्स प्लस 1 अक्स प्लस 2 अक्स प्लस 2 और 5 ये समानुपात में हो गए, और इनको अगला कह रहा है यहां से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो? अक्स की। अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल करके हल करो, और फिर जो अक्स की वैल्यू आए वो अक्स की वैल्यू इसके बीच में रखो, इनकी जो वैल्यू आए उसके यहां से आप आराम से उत्तर निकाल दीजिए कि माध्य अनुपाती क्या होगा। हिंट वैसे एक चीज आप देखें यहां से सर, इस पर्सन में एक छोटा सा मिसप्रिंट है, उस मिसप्रिंट को वैसे ठीक करना चाहिए। मिसप्रिंट ये है कि 2 अक्स प्लस 1 अक्स प्लस 2 और ऐसे संख्या 2 और 5 ऐसे लिखा है सर, ये संख्या एक बार मिसप्रिंट आप ठीक करो, ये वाला है वो, ठीक है, ये 2 है और ये क्या है? 5 है, इन संख्याओं के लिए बोल रहा है। तब आप कहिए कि 2 अक्स प्लस 1 अक्स प्लस 2 समानुपात 2 अनुपात 5, इसके लिए बोल रहा है, और ये कह रहा है कि इसको हल करो। तो बताओ, अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल करके अक्स की वैल्यू निकाल पाओगे, और जो अक्स की वैल्यू आए वो इसमें पुट कर दो, इनकी जो वैल्यू आए उसका मध्य अनुपात ज्ञात करो, मतलब जो भी आए दोनों को गुणा करके क्या कर दो? अंडर रूट कर दो। ठीक है, सवाल आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, पीछे सारी चीजें मैं समझा दिया हूं इसलिए बोल रहा हूं, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सवाल आप देख लो कैसे तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अब ये कहता है 25 नंबर सवाल देख लो। 25 नंबर सवाल कहता है आपका कि वह परिमेय संख्या क्या है जिसका 4/5 के साथ वही अनुपात है जो 2/3 और 7/10 के बीच अनुपात है। देखो, वह परिमेय संख्या क्या है जिसका, मान लो वो संख्या अक्स है, अक्स का 4/5 के साथ वही अनुपात है जो 2/3 का 7/10 के साथ है। अक्स का 4/7 के साथ वही अनुपात है जो 2/3 का 7/10 के साथ है। अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर है। अक्स गुणा 7/10 बराबर 4/5 गुणा 2/3। अब इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर आप निकालें तो अक्स बराबर 4/5 गुणा 2/3 गुणा 10/7, इसको उठाओ और दूसरी तरफ ले जाकर माइनस कर दो। आप इससे अगर हल करेंगे तो आप 2 से नहीं कटेगा ये, ठीक है, 5 दूनी 10 ये कटेगा, तो आप कहिए सर 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16, और 7 कितना हो जाएगा? 21, यही होता है क्या? तो आप कह दो आंसर जो है वो 2 नंबर 16 बटा कितना हो जाएगा? 21 आपका राइट आंसर होगा। बोलो, बना है क्या सबका? ये कहता है सर, नेक्स्ट देखो, 3 प्लस 2√2 और 12 माइनस √32 का माध्य अनुपाती क्या होगा? वही माध्य अनुपाती का मतलब होता है कि दोनों को गुणा करो, और गुणा करके आपस में क्या कर दीजिए सर? अंडर रूट कर दीजिए, दोनों का आपस में गुणा करके आप चाहो तो किसी भी तरीके से सवाल को ले लो, मैं इसको तो हल करके बता देता हूं क्योंकि लास्ट सवाल है आज की क्लास का। 12 तिया कितना होगा? 36,
और 3 को गुणा करेंगे तो 3 रूट कितना होगा 32, यही होगा। ठीक है, अब यहां से देखेंगे प्लस 2 रूट कितना होगा 12 रूट 2, यही होगा। और रूट 2 को रूट 32 से गुणा करेंगे तो माइनस रूट 64 हो जाएगा। आराम से देखो, 3 को 12 से गुणा किया 36, 3 को रूट 32 से गुणा किया 3 रूट 32, प्लस रूट 2 को 12 से गुणा किया 12 रूट 2, 2 रूट 12 रूट 2, और रूट 2 को रूट 32 से गुणा किया 64। अगर इससे हल करें हम आगे तो आप ये कह सकते हैं 36 माइनस 3 गुणा, आप इसे कह दीजिए सर 16 दूनी 32 कह सकते हैं 4 रूट 2। कैसे लिखा है 4 रूट 2, ध्यान से सुनो, मैंने ऐसे लिखा है 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2, अगला कहता है 32 का अंडर रूट अर्थात 16 का अंडर रूट 4 रूट 2 का रूट 2, इसलिए लिखा मैंने। और प्लस 12 रूट कितना है सर 2, और माइनस कितना है सर 8। ध्यान से सुना सब, 36 माइनस 12 रूट 2 और प्लस 12 रूट 2 और माइनस 8। 12 रूट 2 से 12 रूट 2 कैंसिल हो गया, 36 में से अगर 8 कम करेंगे तो कितना आ सकता है सर 28। अब ध्यान से सुनना सब लोग, बात यहां खत्म नहीं हुई है, इसका भी अंडर रूट था, इसका भी अंडर रूट था, इसका भी अंडर रूट था, तो इसका भी अंडर रूट होगा। 7 चौक के 28, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो आप कह दीजिए 2 रूट कितना हो जाएगा 7, सॉरी 2 रूट कितना हो जाएगा 7, आपका राइट आंसर होगा। और ये आपका 2 नंबर आंसर है। 28 को 7 गुणा 4 लिख सकते हैं, 7 गुणा 4 का अंडर रूट करना है 2, 4 का अंडर रूट 2, आप कह दीजिए 2 रूट कितना होगा 7, तो आंसर हो जाएगा आपका कितना 2 रूट 7। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी। मैंने जो चीजें बताई हैं वो स्तरीय चीजों को लिया था, एक लेवल से सारी की सारी चीजें थी, कोई हल्के सवाल नहीं थे, एग्जाम में रिपीट होने वाले सारे के सारे सवाल थे। तो इस प्रकार से इस क्रम में मैंने जिस प्रकार से आप लोगों से वादा किया था कि इस अनुपात को हम उस रूप में पढ़ेंगे जिस रूप में हम ऑफलाइन क्लासों में पढ़ते हैं, तो ऑफलाइन क्लास के हिसाब से मैंने इस अनुपात को पूरा किया है, जिसमें अनुपात और समानुपात दोनों चीज आ गई है। वैसे समानुपात का एक एक्स्ट्रा मेरा मन है कि मैं एक हाई लेवल क्वेश्चनों का एक वीडियो और बनाऊं, जो कुछ क्वेश्चंस कुछ क्लासों के रह गए थे वो एक रिकॉर्ड करके अगर मन हुआ तो डालूंगा। बाकी अभी के लिए ये टॉपिक पूरा होता है, एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।